उनको पता होता है और बैंक को पता होता है, देने वालों को, और किन्हीं को नहीं पता होता है, कितना दिया गया है। तो एक तरीके से ये जो जानने का अधिकार है, वो उल्लंघन कर रहा था, इसके लिए इसे अवैधानिक घोषित किया गया। अभी जो एसबीआई ने डाटा जारी किया, यस सर, उसमें है सबसे ज़्यादा हम्म, बीजेपी को दिया गया है इलेक्टोरल हम्म, बोर्ड के ज़रिए चंदा, और इसमें एक कंपनी है, हम्म, उन्हें सर कुछ नाम दिया गया है, क्या नाम था भूल गई हाँ, अभी। कोई गेमिंग की कंपनी है। वो सबसे ज़्यादा डोनेट किए हैं। हम्म, सर अभी जो विवादास्पद चल रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया, अल्फा न्यूमेरिक में ऐसे चल रहा है, डाटा दिया गया है उसमें जो सही बता रहे हो तुम। विवादास्पद चल रहा है और अल्फा न्यूमेरिक डाटा नहीं दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसबीआई को कि जाके शांति से सारा डाटा जो है वो दे दीजिएगा, और देने के बाद ये भी कहा है कि कल आके हलफनामा दायर कर दीजिएगा कि वहां से हमने सारे के सारे डाटा को सबमिट कर दिया है। ठीक है, ये भी बोला गया है। आज का ये करंट एकदम ताजा ताजा खबर, अभी से 3 घंटा पहले ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में? ये कौन किस मतलब कि साल आया था इलेक्टोरल बॉन्ड, किनके द्वारा लाया गया था, कुछ बताइए, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपका लग चुका है। सर ये 2017 में शायद है सर। अच्छा, 2017 में मनी बिल के तहत लाया गया था ना? हाँ, मनी बिल के तहत लाया गया था। इसके लिए आया था, था बट हो नहीं पाया, इसके लिए इस पे हो रही है विवाद। तो उस समय सर क्या बोलते हैं, वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे सर। अरुण जेटली जी के द्वारा ही लाया गया था। हाँ, बोलते हैं मनी बिल के तहत, हाँ? क्योंकि उस समय इसमें राज्यसभा में जो इसका बहुमत नहीं था बीजेपी का सर। तो तो उससे इसको क्या पता था मतलब अगर कि ये क्या तरीका है कि आप मनी बिल के तहत किसी भी चीज को पास करा लेंगे? हाँ, मतलब इसलिए था सर कि मतलब अगर वहां पे अदर बिल के थ्रू लाता है इसको, तो वहां पे शायद ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन है और इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो दोनों इशू है, काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को हम लोग कवर करेंगे, होलिस्टिकली कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको फालतू का कोई भी यूट्यूब चैनल जाकर के नहीं देखना है। 75 घंटे का किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। 10, 12, 15 मिनट लगेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पे। यहाँ से लेकर के आपको इंटरव्यू में, पीटी में, मेंस में, हर जगह सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फुल्ली होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें जो है कि एक पैनल गठित किया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, जिसको हम लोग रामनाथ कोविंद पैनल के नाम से जानते भी हैं। आप लोगों को पता होगा ये रामनाथ कोविंद पैनल के बारे में। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद पैनल ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट 18,628 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें कि कुल 11 चैप्टर बनाए गए हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जा सकता है। उसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं कि हिस्टोरिकली भी ऐसा होता था। उसके बाद जो है कि बाद में भी उसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो उसको भी देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हिस्टोरिकली ऐसा है कि 1951-52 में जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, उसमें तो साथ साथ ही चुनाव हुआ था सारा का, और 1951-52 से लेकर के बाद तक जो है कि ऐसा होते रहा था। और 1967 के बाद जो है कि ये साइकिल ब्रेक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आर्टिकल 356 का काफी सारा उपयोग करके कई सारे तो मतलब कि राज्यों की सरकारें गिरा दी गई थी, और कई सारे जगह पे जो है कि सरकार का ऐसे भी खत्म हो गया। तो 1967 के बाद धीरे धीरे कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया। 1967 तक, 1967 तक सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस थी। ठीक है, तो अब है कि स्थिति ऐसा हो गया है, ये वन नेशन वन इलेक्शन लाने का एक पीछे कारण देते हैं रामनाथ कोविंद साहब कि ऑन एन एवरेज जो है कि आपको हर 5वें मंथ में जो है कि भारत में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए पूरी की पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी, तंत्र, पूरा अमली जामा, मंत्री परिषद से लेके प्रधानमंत्री से लेके हर लोग जो है कि हर 5वें मंथ के बाद इलेक्शन में बिजी रह जाते हैं, जिससे कि हमारे इकोनॉमिक भी इफेक्ट हो रही है। ऐसा जो है कि रामनाथ कोविंद पैनल की रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है, तर्क दिया जाता है कि हम लोग क्यों ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा था। ठीक है, क्या रिपोर्ट कहती है? रिपोर्ट कहती है कि 1932 में जो है कि फ्रेंचाइजी कमेटी जो बनी थी, फ्रेंचाइजी एडेड फ्रेंचाइजी मतलब समझते हैं कि जो मतदाता कमेटी होती है, उन्होंने कहा था कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शन जो है कि साइमल्टेनियस हो, यानी कि साथ साथ ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए, और ये होता भी था। 1952 में 51-52 में चुनाव हुए थे हमारे देश में, पहली बार जो सुकुमार सेन उसमें चुनाव आयुक्त थे,
उसी समय वो साथ ही हुआ था। ठीक है, 1957 के बाद जो है कि कुछ स्टेट इलेक्शन आवाज होने लगे। आवाज नहीं, नहीं आवाज कटेगी, कट रही थी सर। आवाज बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है, हाउस को बंद कर दिया गया। अरे एक साथ देखिए, अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट तर्क दिया जा रहा है, इस तर्क को समझिए। कहा जा रहा है कि 1952 में जो है कि पहला इलेक्शन हुआ था, आपको पता है, तो 52 के 5 साल के बाद 1957 में दूसरा इलेक्शन होगा। जब दूसरा इलेक्शन होने वाला था, उस समय कुछ स्टेट्स के इलेक्शन बाद में होने थे। किसे बाद में होने थे कि जून 1957 में कुछ के इलेक्शन होने थे, लेकिन उसके असेंबली को पहले ही भंग कर दिया गया था। लेकिन हाउस को पहले भंग करके एक साथ इलेक्शन करवाए गए थे, और कोई भी राज्य या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी तरीके का उस समय विरोध नहीं किया गया था। उसमें सारे लोग एग्री हो गए थे कि देश का पैसा भी बचेगा, और एक साथ इलेक्शन होता है तो हो ही जाएगा, जो जून में होना है वो अप्रैल में हो जाएगा। तो इस तरीके से वो एग्री हुए थे। ये एक जो है कि हिस्टोरिकल ये फैक्ट इसके पीछे देते हैं, तर्क देते हैं। वैसा ऐसा घटना जो है कि मैसूर प्रोविंस में हुआ था। मैसूर मतलब कि आज का कर्नाटका। ठीक है, और ये सिलसिला बिगड़ा कब? वो सबसे एक तो 1967 में बिगड़ा, उसके बाद 1971 से 80 के बीच में हालात ऐसे हो गए थे कि 14 स्टेट में मतलब कि 3-3 बार इलेक्शन हो गए थे। और उड़ीसा का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जो कि आप कोट भी कर सकते हैं कई बार अगर डिबेट वगैरह करना हो, तो 10 साल में 4 इलेक्शन हो गए थे। होना चाहिए था 10 साल में 2 इलेक्शन, लेकिन उड़ीसा में सरकार रहे चूंकि अनस्टेबल रही थी, इसलिए उसमें 10 साल में 4 इलेक्शन हो गए थे। इस तरीके से अगर अनस्टेबिलिटी आती है तो राज्य का विकास भी बाधित होता है। पूरी के पूरे इलेक्शन कमीशन को जो है कि हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो इलेक्शन करवाना पड़ता है, उसमें इन्वॉल्व बनाना पड़ता है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके ऊपर काफी दबाव रहता है इलेक्शन करवाने का। अभी ही देख लीजिए कि मध्य प्रदेश हो गया, आंध्रा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उसके बाद राजस्थान हो गया, और हिमाचल का नहीं, वो क्या कहते हैं, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और एक स्टेट कौन था जी नॉर्थ ईस्ट का? कहाँ पे चुनाव हुआ है अभी? 5 स्टेट में अभी जस्ट चुनाव हुआ है। और अरुणाचल तेलंगाना हुआ था सर। हाँ, सॉरी, तेलंगाना में हुआ था, आंध्रा में नहीं। आंध्रा में तो इसके साथ चुनाव होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ भी अभी जस्ट आज से कुछ महीने पहले ही इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद फिर वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमेशा शिफ्ट करना पड़ता है, और इस तरीके से जो है कि होता क्या है कि इलेक्शन में खर्चे भी बहुत होते हैं। तो इंडिया जो है कि इंडियाज इलेक्शन इज द वर्ल्ड एक्सपेंसिव इलेक्शन। मतलब भारत के जो इलेक्शन हो गए हैं वो देश विश्व के सबसे खर्चीले इलेक्शनों में से एक इलेक्शन को माना जाता है। इस तरीके से इनका तर्क चल रहा है। तो तर्क आप समझ रहे हैं कि 1932 का जो रिपोर्ट है, वहां पे एक तर्क दिया गया है कि फ्रेंचाइजी कमेटी ने कहा था हिस्टोरिकली कि जो एक साथ इलेक्शन होने चाहिए सेंट्रल और स्टेट के। पहला तर्क तो ये है। 1957 का आपको दिया गया तर्क कि उस समय भी जो है कि कुछ स्टेट के इलेक्शन बाद में होने थे, लेकिन हाउस को पहले ही डिसॉल्व कर लिया गया और एक साथ इलेक्शन करवाए गए थे, जो कि मैंने मैसूर प्रांत का एक उदाहरण दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब कि उड़ीसा में 10 साल में 4 इलेक्शन हो गए थे। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, और इलेक्शन में क्या क्या होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, वो तो आपने देखा है। तो इंडिया एक्सपेंशन इलेक्शन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन, ये तर्क है इनका। ठीक है, और भी कहते हैं रामनाथ कोविंद साहब कि इससे जो है कि इलेक्शन बार बार इस तरीके से फ्रिक्वेंट होने से भारत की जीडीपी ग्रोथ भी प्रभावित होती है। ये कैसे होती है, इसके पीछे क्या तर्क है? तो आप जानते हैं कि जब जीडीपी का कैलकुलेशन होता है और जीडीपी का कैलकुलेशन नहीं भी हो, तो गवर्नमेंट भी तो अपने आप में काफी एक्सपेंडिचर करती है, काफी खर्च करती है, काफी सारे टेंडर निकालती है, काफी सारे सामान का प्रोक्योरमेंट करती है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो है ही, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम होते रहता है। तो वो जो रुकती है, उससे क्या होता है कि विकास के कार्य बाधित होते हैं, जिससे कि देश का जीडीपी बाधित होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि देश का जीडीपी बाधित होता है, ये थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उससे ज्यादा डेमोक्रेसी है, अभी देखेंगे। तो अभी मतलब आप सोच लीजिए कि राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में अभी इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि तो अभी जस्ट कुछ महीने पहले वहां पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था, और उसके बाद जो है कि फिर अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला, उसकी सरकार चुनने से कुछ महीने हुए हैं अभी। तो इस तरीके से वहां तो विकास के कार्य 2 बार बाधित हो गए। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, सो जो भी सिंचाई विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, क्या स्वास्थ्य विभाग हो, सारे विभाग के ऑफिसर्स को इलेक्शन में लगाया दिया जाता है, बार बार लगाया जाता है। एक बार स्टेट का इलेक्शन हुआ, स्टेट में लगाया गया, फिर सेंटर का इलेक्शन हुआ, फिर सेंटर को लगाया गया। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा फिर से। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है टीचर्स के ऊपर, सारे के सारे मास्टर साहब जो इलेक्शन करवाने में व्यस्त हो जाते हैं। मिनिस्टर्स भी इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं, उसको भी जो है कि उसमें वही दिखता है कि चुनाव कैसे जीतने हैं। तो उनको जो विकास काम करने थे, जो हमारे अच्छी अच्छी योजनाएं बनानी थी, या अपने डिपार्टमेंट के बारे में और चीज देखना था, वो भी रुक जाता है।
उसके बाद फिर जो है कि इलेक्शन में बहुत सारे हेट स्पीचेस होते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलम देना, वो जो आज का नया ट्रेंड बन चुका है, हिंदू मुस्लिम करते रहना पकड़ के। तो उससे जो है कि सोशल जो कंट्री का सोशल हार्मनी है, सामाजिक सद्भाव है, वो भी बिगड़ता है। ठीक है। और रामनाथ कोविंद साहब अपने इन तर्कों को देने के लिए और मजबूती से रखने के लिए एक बात बताते हैं कि हमारे देश में 47 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें कि 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, और 15 पॉलिटिकल पार्टी ही विरोध कर रही है। ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टी का साइज कितना है, ये भी देखना ही पड़ेगा। ये 32 में से कौन पार्टीज हैं जो एनडीए के अलायंस वाले पार्टीज हैं, 15 में से कौन पार्टीज हैं, ये देखना होगा। लेकिन वो जो डाटा को सब्सटेंसिव डाटा दे रहे हैं रामनाथ कोविंद साहब की, क्यों ऐसा इलेक्शन होना चाहिए, तो अभी अभी तक तो आपको अच्छा ही लगता होगा कि हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए, बट इसके कुछ कंसर्न्स हैं, उस पर हम आएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ क्या समझे कि एक साथ इलेक्शन क्यों होना चाहिए, समझ लिए आप। अगर तर्क देने के लिए कहा जाएगा तो ये सारे तर्क आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब है कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अभी तक तो हो नहीं रहा है। अभी तक तो मान लीजिए कि अभी जस्ट जो है कि इसका छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ है, अभी तो इसकी सरकारें 5 साल के लिए आई हुई हैं। अब मान लीजिए कभी 2024 में इसके इलेक्शन को जो है कि कंडक्ट करवा देना है लोकसभा के साथ, चुनी हुई सरकार है जो 3 महीने पहले चुनी गई होंगी, उस सरकार को खत्म करना होगा, उसके बाद जो है कि फिर से इलेक्शन करवाना होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट तो बहुत मुश्किल है। अभी बिहार में जो है कि चाचा पलटे ही हैं, उसके बाद फिर जो है कि इलेक्शन हो जाए तो बड़ा मुश्किल बात। उत्तर प्रदेश में भी योगी साहब का भी कितना दिन होगा कार्यकाल बाकी, तो उनका भी खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या समस्या आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, ये पॉलिटिकल बातें अलग है, जो संविधान की बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कोविंद साहब ने कहा है कि कोई बात नहीं है, ये 2024 में मत करवाइए, आप 2029 के जनरल इलेक्शन में जो है कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अभी मत कीजिए। तो क्या करेंगे 2029 तक जो है कि नीतीश कुमार की सरकार को कंटिन्यू कर देंगे, बीच में चुनाव ही नहीं करवाएंगे, 2025 वाला चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर 2025 में चुनाव कर देंगे तो इसको 2030 तक का मैंडेट मिल जाएगा। तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मान लीजिए कि अभी बीजेपी से जो है कि वापस खींच ले हाथ नीतीश कुमार जी से, तो इनका सरकार खत्म हो सकता है। सरकार खत्म हो जाएगा तो क्या 2029 तक ऐसे ही खाली पड़ा हुआ रहेगा, बिहार में कोई सरकार ही नहीं रहेगी, स्टेटलेस स्थिति तो हो नहीं सकती है। तो क्या कहा गया है वो समझिए। अब आप परेशानी को समझ गए ना कि परेशानी क्या हो सकती है। तो देखिए आर्टिकल 83 में बताया गया है, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताते हैं। तो ये जो संविधान का आर्टिकल 83 है, ये क्या कहता है कि हर 5 साल पर लोकसभा का चुनाव हो, ये कहता है संविधान का आर्टिकल 83। तो रामनाथ कोविंद साहब यहाँ सजेस्ट करते हैं, इनकी पैनल सजेस्ट करती है कि 83A जोड़ा जाए इसी आर्टिकल के तहत, और उसमें ये लिखा जाए कि स्टेट इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ हो, ये उसमें जोड़ दिया जाए। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग आर्टिकल है, जो हमारा अभी का भी ये संविधान के ये आर्टिकल अभी हैं, लेकिन इसमें जोड़ने के लिए क्या कहा जा रहा है अमेंड करके कि 83A जोड़ दिया जाए, जिसमें कि लिख दिया जाए कि स्टेट के इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ हो। जैसे ही ये पॉइंट लिखा जाएगा तो ये जो 5 साल वाला मुद्दा है कि मेरा सरकार अभी जस्ट चुन के आया है, हम क्यों हटे अपने मुख्यमंत्री के पद से, यही समाप्त हो जाएगा। साथ के साथ आर्टिकल 172 में ये जिक्र किया गया है कि हर 5 साल पर विधानसभा का चुनाव है। तो बस यहाँ पे अमेंडमेंट कर देंगे, ये आर्टिकल ही अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो है कि एक सजेशन दिया गया है। तो एक समस्या जो कि 5 साल कार्यकाल है, जिस भी विधानसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, उसको अमेंड करने से जो है कि ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 172 को भी अमेंड करने की बात कर दिया गया है कि हर 5 साल में विधानसभा को चुनाव हो, लेकिन वो चुनाव जो है कि लोकसभा के साथ ही हो, बात ही खत्म हो जाएगा ये मुद्दा। ठीक है। अब आता है कि मान लीजिए कि आपने एक साथ चुनाव करवा लिया, स्टेट का भी एक साथ चुनाव कर लिया, लोकसभा के भी एक साथ चुनाव कर लिया। लोकसभा में तो मोदी जी जीत गए, बिहार में क्या हुआ कि तेजस्वी को भी कुछ सीट आ गया, कुछ सीट नीतीश को आ गया, कुछ सीट बीजेपी को आ गया। अब क्या होगा, हंग असेंबली। कोई भी जो है कि इस स्थिति में नहीं है, पूर्ण बहुमत की स्थिति में नहीं है, वो सरकार बना पाए, तो अब क्या कीजिएगा। तो फिर हंग असेंबली जब होता है तो वहां पे कहा गया है कि सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है, आप लोग जानते होंगे सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसको लागू करने के लिए कुछ नहीं है। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई, उसी की रिपोर्ट में एक बात ये भी लिखी गई थी कि मिली-जुली सरकार बनाने का न्योता दीजिए, या तो जो है कि प्री इलेक्शन कोalition है, जो पहले की गठबंधन है, या फिर पोस्ट इलेक्शन कोalition भी होता है, मतलब चुनाव जीतने के बाद भी 2 लोग गठबंधन करके सरकार बना ही लेते हैं।
तो जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको नेता देंगे, या मिली-जुली सरकार बनेगी तो मिली-जुली सरकार बनाने के लिए नेता देंगे, सरकार बनवा लेंगे। तो हैंग असेंबली का तो समाधान पहले ही हमारे यहाँ है, ठीक है। अब एक मुद्दा ये आता है कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी का इलेक्शन हो गया, ये मुख्यमंत्री बिहार के हो गए, बीच में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, बीच में ही इनकी सरकार गिर जाए, तब क्या होगा? और कोई इससे स्थिति नहीं बन पाए कि फिर से सरकार जो है कि बने, तो क्या होगा? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में क्या कहा गया है कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ही इलेक्शन हो। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार बनी हमारे राज्य में नीतीश कुमार की, और वो जो है कि 3 वर्ष में वो सरकार खत्म हो गई, गिर गई। उससे जो भी मतलब कि मान लीजिए कि तेजस्वी ने उसके साथ समर्थन दिया था, तेजस्वी समर्थन अपना वापस ले लेता है, तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो जो अगला इलेक्शन हो बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए, 2 वर्ष के लिए। ऐसा होता है हमारे देश में एक इलेक्शन में। किस इलेक्शन में होता है बताइए तो? ठीक है। उसके बाद फिर कुछ और अमेंडमेंट की बात की गई है। कुछ और अमेंडमेंट में क्या है? एक अमेंडमेंट ये है कि आर्टिकल 324 को अमेंड कर दिया जाए। आर्टिकल 324 जो है कि इलेक्शन से ही संबंधित, आपको पता होगा। तो आर्टिकल 324 में आर्टिकल 324 ए जोड़ा जाए, 324 ए जोड़ा जाए। 324 ए जोड़ने के बाद फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आ गई बात। तो रामनाथ कोविंद पैनल सिर्फ इस बात का जिक्र नहीं करता है कि हमारे सेंटर स्टेट का इलेक्शन एक साथ हो, बल्कि ये भी कह रहा है कि सेंटर स्टेट का इलेक्शन तो एक साथ हो ही हो, प्लस इसके 100 दिन बाद ही हमारे पंचायत का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन हो। रामनाथ कोविंद पैनल ये भी रिकमेंडेशन दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अमेंडमेंट लाना होगा। अमेंडमेंट लाना होगा किसमें? आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 324 ए जोड़ा जाए, जिसमें कहा जाए कि पंचायत का और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी इलेक्शन एक ही साथ हो जाए। तो अब आप समझिए कि स्थिति क्या बनेगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है। तो एक साथ क्या हो रहा है? केंद्र का चुनाव हो रहा है, मोदी जी का चुनाव हो रहा है, राज्य का चुनाव हो रहा है, नीतीश जी का चुनाव हो रहा है, पूरे देश का, पूरे देश के, राज्य का, केंद्र का, और जो पंचायती बॉडीज हैं उसका भी एक ही साथ चुनाव हो जाएगा। बस पंचायती राज बॉडी का जो चुनाव होगा वो जो है कि आपके सेंटर और स्टेट के इलेक्शन के 100 दिन के बाद हो जाएंगे। मतलब कि फिर जो दूसरा इलेक्शन होगा कभी हमारे देश में, तो अगले 5 साल के बाद ही होगा। इस बीच में किसी भी राज्य में आपको कहीं भी इलेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना मुखिया का, ना सरपंच का, ना प्रमुख का, ना मुख्यमंत्री का, ना प्रधानमंत्री का। इनका तो इलेक्शन ही नहीं होता है, मतलब एमपी एमएलए का भी कोई इलेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें राज्यसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्योंकि इलेक्शन एमएलसी का भी होता है, जहां जहां विधान परिषद है वहां उसका भी इलेक्शन होता है, राज्यसभा का भी इलेक्शन होता है, लेकिन उसका कोई जिक्र इसमें नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमको पर्सनली काफी अच्छा लगा है। आर्टिकल 325 में जो है कि अमेंडमेंट करने के लिए कहा गया है, ये हो जाना चाहिए। आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट करके ये करने के लिए कहा गया है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल, इसका मतलब समझ रहे हैं? तो वही कह रहा है आर्टिकल 325 में जो है कि अमेंडमेंट हो, और जो है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाया जाए, एक ही मतदाता सूची बनाया जाए। और जो है कि इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अमेंडमेंट करना होगा। तो इसके लिए जो है कि सिर्फ और सिर्फ फुल मेजोरिटी वाला अमेंडमेंट नहीं चलेगा। यहाँ पे आर्टिकल 368 लागू होगा, और 368 में भी वो वाला लागू होगा जिसमें कि केंद्र के साथ साथ जो 50% मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ 2/3 के साथ साथ जो है कि 50% स्टेट से भी सहमति लेना पड़ेगा। ये मतलब कि सिंगल इलेक्टोरल रोल के लिए, एक ही मतदाता सूची बनाने के लिए। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ेगा? कि जो पंचायती राज का मामला है और इलेक्शन का, जो इलेक्शन ऑफ पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में आप जानते हैं कि कोई भी संविधान संशोधन के लिए आपको जो है कि 50% राज्यों का भी संशोधन क्या कहते हैं, सहमति लेना पड़ता है। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं हमारे संविधान में जिसमें कि राज्यों की सहमति ली जाती है। जैसे कि अभी इससे जस्ट पहले जो जीएसटी वाला संशोधन हुआ है उसमें राज्यों की सहमति ली गई है 50% से अधिक राज्यों का। तो वैसे संशोधन को हम लोग क्या मानते हैं? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है, यानी कि संविधान में ही हमने संशोधन कर दिया, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन होगा बड़ा वाला, सबसे जो टफ है वो वाला, ठीक है। तो यहां तक में हम लोगों ने क्या समझा कि क्यों ए 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, रामनाथ कोविंद पैनल क्या कहती है। दूसरा चीज हमने समझा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को, ठीक है। अब जो है कि क्या कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं, उसको देख लेते हैं।
तो कंसर्न्स में ये कहा जा रहा था कि चुनाव होते रहना चाहिए लगातार, उससे जो है कि देश के जनता में लोकतंत्र की भावना बनी रहती है, देश का डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। इसमें रामनाथ कोविंद साहब ने इस 11 चैप्टर का जो ये रिपोर्ट है, इसमें से एक चैप्टर सिर्फ कंसर्न के ऊपर, चिंताएं के ऊपर ही दिया गया है। जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज की चिंताएं थी उसके ऊपर ये लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये क्या कहलाता है, आपको कुछ आइडिया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। एक तो है समानता का अधिकार, दूसरा है अभिव्यक्ति का अधिकार, तीसरा है 21 है क्या सर, प्राइवेसी, निजता का जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है। निजता का। ठीक है, इसको बोला क्या जाता है तीनों आर्टिकल को मिलाकर? क्या सर, ये सुनहरा करके कुछ बोला जाता है, सुनहरा क्या? हाँ, इसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। म्यूट कर लीजिए। इसको जो है कि गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, 19 और 21 ऐसे करके फिगर बना लीजिए। 14 लिख लीजिए, 19 लिख लीजिए और 21 लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये रामनाथ कोविंद साहब कहते हैं कि कोई मतलब कि इस तरीके से जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स का कोई हनन नहीं हो रहा है, और उसमें जो है कि ना हम आर्टिकल 14 को छेड़ रहे हैं, ना 19 को छेड़ रहे हैं, ना 21 को छेड़ रहे हैं, जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, और जो हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं, हम संवैधानिक काम ही कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद साहब फिर आगे कहते हैं कि हम आर्टिकल 327 और 328 के पावर को यूज कर रहे हैं, जिसमें कि आर्टिकल 327 में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट और स्टेट के लेजिस्लेशन को, यानी कि विधानसभा को, संसद को आर्टिकल 327 के अंदर, संसद को, और आर्टिकल 328 के अंदर जो है कि राज्य विधानसभा को अपना अपना इलेक्शन करवाने के लिए रूल्स बनाने के अधिकार हैं। तो आर्टिकल 327 और आर्टिकल 328 के अंतर्गत ही हम ये काम कर रहे हैं, हम कोई जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं। ये दूसरे कंसर्न को जब ये एड्रेस करते हैं तब बताते हैं। ठीक है, फिर जो हंक असेंबली वाला आया कि मिलीजुली सरकार बनाई जाएगी, जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो है कि मिलीजुली सरकार बनाई जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जो कि हमको भी काफी अच्छा लगा अदर पॉलिटिकल पार्टी का, जो अपोजिशन पार्टी का है, कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये अगेंस्ट है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का। आप समझते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, संघवाद क्या होता है? संघवाद का मतलब कि केंद्र में भी सरकार हो और राज्य में भी सरकार हो, केंद्र के सरकार का भी एग्जिस्टेंस हो और राज्य के सरकार का भी अपना स्वतंत्र एग्जिस्टेंस हो। उसमें केंद्र का बहुत ज्यादा हेर जो है कि अच्छी नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिका जो है कि वो पूर्ण रूप से फेडरल स्टेट है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी है, केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। राज्य की सरकारें काफी ताकतवर है, भारत में तो उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन वहां की राज्य सरकारें जो है, अमेरिका की राज्य सरकारें, जो यूएसए में राज्य है, जैसे अलाबामा है, टेक्सास है, या फिर वाशिंगटन डीसी तो उसका थी ही है, जो भी राज्य है वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार तो है, राज्य सरकार भी है, लेकिन राज्य सरकार उतना पावरफुल नहीं है जितना केंद्र सरकार है। तो फिर भी जो है कि ये कहा गया है कि ये जो है कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। क्यों ऐसा कहा गया ये समझिए, बताइए तो कोई, क्यों ऐसा कहा गया होगा, तो बताएंगे? इसका तर्क ये है कि सिर्फ आपको पढ़ाया गया ना कि सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही राज्य का इलेक्शन होगा। वो किसके तरफ के चला गया है कि राज्य को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, केंद्र को इंपॉर्टेंस दिया गया है, राज्य का इंपॉर्टेंस कम किया जा रहा है। दूसरी बात, दूसरा तर्क ये है कि बड़े नेशनल इशू हावी होंगे, वही देशभक्ति वाला मुद्दा बिहार के भी इलेक्शन में चलेगा कि वही पाकिस्तान को जीत लेंगे इस बार, तो जो है कि वो क्या है पाकिस्तान वाला जो ऑक्युपाइड का पाकिस्तान वाला ऑक्युपाइड कश्मीर को हम ले लेंगे, मतलब देश है तो सब चीज है, वही जो नेशनलिस्ट का हवा चलते रहता है, आप देखते हैं इलेक्शन में। तो कहा जा रहा है कि बड़े नेशनल इशू हावी हो जाएंगे, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं राज्य के इलेक्शन में, राज्य का मुद्दा काफी हावी रहता है, केंद्र के उतने बड़े बड़े मुद्दे नहीं काम आते। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, वो राज्य के मुद्दे को लेकर के जीत गई थी। ठीक है, तो बड़े नेशनल इशू हावी रहेंगे, जिसकी लहर चलेगी उसकी पूरे केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, ट्रिपल इंजन वाली सरकार की बात होने लगेगी। तो ये जो है कि कहा जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है, बहुत बड़े कंसर्न्स है ये। तीसरा जो है कि ये स्टेट इलेक्शन के संबंधित इशू को कम जगह मिलेगी, और एक कंसर्न ये है कि 30 लाख ईवीएम एक साथ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 30 लाख ईवीएम की जरूरत एक साथ पड़ेगी,
और एक ईवीएम जो है कि 10 से 15 साल चलता है, उसके बाद चलता नहीं है। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी भी है एक तरीके का, कि इतने ईवीएम क्यों खरीद रहे हैं। खैर, ये जो है कि ये दोनों कंसर्न है, नेशनल इशूज और लोकल इशूज का जो कंसर्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि जेन्युइन कंसर्न है, एकदम रियल वाला कंसर्न है, जिससे कि आम जनता सीधा सीधा प्रभावित होगी। वो कंसर्न ये है कि अकाउंटेबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, लगातार इलेक्शन होते रहता है, तो चाहे बीजेपी थोड़ा सा स्ट्रांग हो, डिक्टेटरशिप के टाइप का करती हो, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो भी रिस्पॉन्सिबल रहता है कि भाई इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा पेट्रोल के दाम कम कर दो, गैस सिलेंडर के दाम कम कर दो, जनता का थोड़ा सा सुनो। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे, वो इसलिए लिए गए थे, उसके जस्ट बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था। अदरवाइज सरकार जिस मूड में, डिक्टेटरशिप के मूड में बैठी हुई थी, वो तो वापस लेने वाली नहीं थी। तो कहा जाता है ना कि वो अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते रहते हैं ना कि नेता जनता के चरणों में कब आता है, जब इलेक्शन होता है। तो इसलिए जो है कि लगातार इलेक्शन होते रहने से पॉलिटिकल पार्टी जो है कि जनता के प्रति अकाउंटेबल रहती है, जनता के बातों को सुनती है, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। 5 साल में इलेक्शन होगा तो एक बार तो जाएंगे वोट लेकर के, तो कहाँ सोए रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो होता है ना, जनता के बीच चलते रहता है कि भाई अभी स्टेट का इलेक्शन है, फिर आना है, वही मोदी जी को फिर भाषण देने के लिए आना है। जवाबदेही थोड़ा सा फिक्स होती है, लोकतंत्र थोड़ा सा बना हुआ रहता है। ठीक है। तो ये जो है कि काफी कंसर्नेबल इशूज हैं इसके। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा, जो इसमें आर्टिकल वगैरह थे काफी इंपॉर्टेंट थे। तो इसको इसी तरीके से 3 खंड में बांट के ही पढ़ना ही है आपको। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए के बाद जो है कि इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, कैसे इसको हम लागू करेंगे अपने देश में। ठीक है। और तीसरा जो है कि वही है कि चिंताएं इसका की है क्या है, और इसका वे फॉरवर्ड फिर हम पढ़ेंगे इसमें कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ समझ लिया था इसको कि कैसे, क्यों, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला मुद्दा जो है इम्प्लीमेंटेशन वाला मुद्दा, उसको फिर से समझा देते हैं। एक एक आर्टिकल को ध्यान में रखिए, साथ साथ बोलते जाइएगा। आर्टिकल 83 क्या कहता है, इसके वे फॉरवर्ड में क्या होगा, सबसे बेस्ट हम बता देते हैं। वे फॉरवर्ड इसका यही है, बहुत सारे अलग अलग तरीके निकलेंगे वे फॉरवर्ड के, लेकिन हम जो एक तरीका बता रहे हैं वो बहुत अच्छा तरीका है, कि सारे राज्यों का और केंद्र का इलेक्शन एक साथ अभी नहीं किया जाए, क्योंकि वो जिधर की हवा चलेगी उधर का ही सरकार बन जाएगा, ये तय है। ठीक है। नेशनल मुद्दे हावी होंगे, राज्य के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि किसी राज्य में राज्य के मुद्दे ही इतने हावी हो जाएं कि वो एमएलए भी राज्य का जीते ही, राजद के पार्टी का मान लो, यहीं पे लालू के पार्टी का एमएलए भी जीत जाए, लालू के पार्टी का एमपी भी जीत जाए, क्योंकि तेजस्वी ने इतना अच्छा प्रचार ही कर दिया कि वो दोनों एमपी एमएलए के इलेक्शन का एक साथ प्रचार हो रहा है, दोनों जीत जाएगा। तो ये कंसर्न है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका वे फॉरवर्ड ये है कि 5 साल में सारे इलेक्शन को 5 साल में मत करवाइए, 2 साल पे इलेक्शन करवाते रहिए। जैसे कि मार्च और अप्रैल के बीच में, जब मतलब कि इंडिया में मानसून नहीं रहता है पूरी तरीके से, जो है कि मौसम स्वच्छ रहता है, उस समय जो है कि हर 2 साल पे इलेक्शन होते रहने चाहिए थे। और अभी सिर्फ और सिर्फ मर्ज करना है तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को 2-2 साल पे कर लीजिए। जैसे कि 2 साल में जो है कि अगले 10 स्टेट का चुनाव हो गया, जिसका इसका असेंबली तो मान लो 2024 में खत्म होने वाला है। तो 2024 में जो असेंबली जिसका इसका खत्म होने वाला है, तो उसको 2025 के शुरुआती दौर में ही, मार्च में ही सबका एक साथ चुनाव करवा लिया जाए। किसी को 6 महीना का, किसी के असेंबली को 6 महीना का एक्सटेंशन दे दिया जाए, किसी के असेंबली को 6 महीना पहले ही डिजोल्व कर लिया जाए, और जो है कि मार्च अप्रैल में 2025 में एक बार जो है कि चुनाव करवा लिया जाए। फिर अगले 2 साल के बाद 5-10 स्टेट ऐसे हो ही जाएंगे जिनका एक इलेक्शन होना है, उसका चुनाव करवा लिया जाए। फिर अगले 2 साल के बाद जो है कि तब तक में केंद्र सरकार का चुनाव आएगा, तो लोकसभा के चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के चुनाव करवा लिए जाएं। तो इससे होगा क्या कि देश पूरी तरीके से हमेशा 5-5 महीने पे इलेक्शन मोड में नहीं रहेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक बार वोट इलेक्शन हो गया और उसके बाद फिर डेमोक्रेसी का कुछ बचा ही नहीं, सारे लोग जो है कि इरिस्पॉन्सिबल हो जाएं। और जिस तरीके से अभी इसका लोकल बॉडीज का इलेक्शन चल रहा है, उसको चलते रहने देना चाहिए। अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में जब लोग पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएंगे, अमेरिका में यही होता है, 2-2 साल पे चुनाव होते रहता है वहां पे। 4 जुलाई का डेट घोषित किया गया है, सॉरी 4 जुलाई तो उसका स्वतंत्रता दिवस है, कुछ डेट घोषित है, वहां पे इस तरीके से इलेक्शन होता है। ठीक है। तो ये जो है कि 2-2 साल वाला आप इसमें मुद्दा जोड़ सकते हैं। ये तो था हमारा इलेक्शन का मुद्दा, वन नेशन वन इलेक्शन का। अब इसमें कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा हुआ है, आपको मैंने इतने पॉइंट बता दिए हैं। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप इसी पॉइंट से लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा एक टॉपिक पे मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, पीएचडी करना नहीं है, आपको हर टॉपिक को पढ़ना है। इसलिए पर्याप्त पॉइंट इसी पीडीएफ में लिखे हुए हैं, जो कि आपको मिल भी गए हैं। ठीक है। अब आते हैं जो हमारा दूसरा मुद्दा है, इलेक्शन से सही संबंधित इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा।
इसको डिस्कस करते हैं। तो बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे के बारे में चलते हैं आगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको जो है कि खत्म कर दिया गया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो 2017 में लाया गया था मनी बिल के तहत, वो अब कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता। इस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, खत्म हो गया है। तत्काल रूप से क्या कहा गया था कि जो इसमें गोपनीयता बनी हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसको उजागर करने के लिए कहा गया था कि मतदाता को ये जानने का अधिकार है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी को किसने चंदा दिया है, किसने नहीं दिया है, और किसने कितना पैसा दिया है। तो एसबीआई के द्वारा जो है कि अभी इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें बताया गया कि किसने कितना बॉन्ड का पैसा खरीदा था, कितने बॉन्ड का, और किस पार्टी को कितना बॉन्ड का पैसा मिला है। सिर्फ इतना ही जानकारी अभी जो है कि पब्लिक डोमेन में आया है। लेकिन आज की फटकार के बाद एसबीआई को स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि आपके पास जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डाटा है और जो यूनिक नंबर है बॉन्ड का, आप जानते हैं ना कि जब बॉन्ड खरीदा जाता था उसके ऊपर एक यूनिक नंबर लिखा हुआ रहता था कि मान लो कि ये बॉन्ड अडानी ने खरीदा, उसका यूनिक नंबर 1 2 3 4 है, और वो बॉन्ड जो है कि बीजेपी ने भुनाया, तो वो मिल जाएगा ना वहां पे कि 50 करोड़ का ये बॉन्ड था और 1 2 3 4 नंबर का अडानी ने खरीदा था, और ये 50 करोड़ का वही 1 2 3 4 नंबर वाला बॉन्ड जो है कि बीजेपी ने भुनाया है। इसका मतलब कि अडानी ने बीजेपी को पैसा दिया है। ये गुरुवार को आपको पता चल जाएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, और ये पता चलना ही चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल पता चलना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए इसमें जो लिखा गया है, लिखे हैं कि एसबीआई द्वारा जारी किए गए इलेक्शन कमीशन, एसबीआई द्वारा जारी किए गए एवं इलेक्शन एसबीआई के द्वारा दिए गए एवं इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा से हमें यह पता चल रहा है कि कुछ कंपनियां सिर्फ चंदा देने के लिए ही बनाई गई थी। ये कैसे पता चल रहा है? हमने अपने बात को फिर तर्कपूर्वक समझाया है कि जो भी वेल नोन मेजर कंपनीज थी वो जो है कि नहीं है इसके टॉप परचेजर में। कोई भी बड़ी कंपनी आप सुने हैं? वो कौन? फ्यूचर गेमिंग प्राइवेट एंड लिमिटेड का कोई नाम है वो जो कि टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अडानी का नाम सुने हैं कि अडानी ग्रुप ने इतना करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा? रिलायंस का आपको नाम सुनने में कहीं आया भी नहीं होगा कि टॉप परचेजर में रिलायंस है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो देश की ये हैं। वो कौन? गेमिंग कंपनी तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि चंदा देने के लिए कंपनी बनाई है, उसके पीछे किसी हाथ है, अडानी अंबानी या किसी का भी। मतलब ऐसे मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ सर न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा ये बहुत बड़ा साजिश है सर एकदम। सर। देखिए इसमें कोई बड़ी कंपनी का नाम ही नहीं है जो कि टॉप परचेजर में हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉप परचेजर में कोई बड़ी कंपनी नहीं, आपके पीडीएफ में ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट डोनर कंपनी आर अनलिस्टेड एंड अननोन। अनलिस्टेड का मतलब समझते हैं कि जो कंपनियां ये डोनर कंपनी है, जो सेल कंपनी है, जो डब्बा कंपनी बनाई गई है सिर्फ ये हेरा फेरी करने के लिए, ये कोई भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो उसके अपने शेयर होल्डर्स को काफी सारे इंफॉर्मेशन देने पड़ते हैं कि हमने कितना पैसा कमाया, हमने शेयर को कहाँ इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कितना सब कुछ डिविडेंड के रूप में बटा, उसके बाद जो है कि कंपनी अगला स्टेप क्या ले रही है, कितना चंदा में खर्च कर रही है, कितना जो है कि सामाजिक कार्यों में खर्च कर रही है, पूरा उसका ऑडिट होता है। प्रॉपर ऑडिट होने के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाती है। आप भी पढ़ सकते हैं लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट, वो आती है। तो कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है। वो सारे यही घपलेबाज वो कंपनी है, हेरा फेरी, सब हेरा फेरी है, वो गोलमाल है ना भैया, वही गोलमाल है यहाँ पे भी। सम टॉप डोनर्स हैव क्वेश्चनेबल पास्ट, मतलब कि इसके क्वेश्चनेबल पास्ट रहे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़े हैं उसके ऊपर, तब जाके उन्होंने चंदा दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। तो ये भी डोनर्स हैं, तो ये भी समस्या है। उसके बाद है कि ये बहुत लोग जो है कि सेल कंपनी को ही सेटअप किए थे। सेल कंपनी का मतलब आप समझते होंगे कि सोनली टू डोनेट फंड्स, मतलब कि बहुत सारे सेल कंपनी का मतलब ये होता है कि एक कंपनी बना दिया गया नाम का, उसके अंदर फालतू के ट्रांजेक्शन दिखाते हैं कि मैंने इतना करोड़ का सामान प्रोड्यूस किया, इतना करोड़ का सामान बेचा, इतना करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ना उन्होंने कोई सामान बनाया, ना उन्होंने कोई सामान बेचा, सिर्फ कागज पे ये सब ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं। थोड़ा बहुत वो रहता है उसका एग्जिस्टेंस, और बाद में की जो है कि ये डब्बा कंपनी है। और दूसरा बात जो अभी आप लोग कंसर्न उठा रहे थे कि गेमिंग कंपनी ने कि जो है कि इस तरीके से किया है, तो वो क्या किया है बताते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि बेनिफिट से ज्यादा तो चंदा दे दी है, वही हाल है। ये कहाँ से दे दी है? मतलब कि ये कंपनी इसका नहीं है, हो सकता है किसी पीछे से उस कंपनी में पैसा अडानी साहब का लगाओ, नाम कुछ किसी और का चल रहा है आगे में, ठीक है। तो यही है सेल कंपनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्विड प्रो, इसको समझिए क्या होता है क्विड प्रो। क्विड प्रो ये होता है हम दो हमारे दो, समझते हैं?
क्विड प्रो का मतलब ये होता है, यहाँ पे साफ-साफ मुद्दा दिख रहा है कि क्विड प्रो हुआ है। क्विड प्रो होने का मतलब होता है कि हम आपको फायदा पहुँचाएँगे और हाँ, आप हमको फायदा पहुँचाइए। मतलब कि अडानी साहब जो है कि चंदा देंगे मोदी जी को, और मोदी जी जो कि एयरपोर्ट दे देंगे अडानी साहब को। यही है क्विड प्रो, ठीक है? आप हमको फायदा पहुँचाइए, हम आपको बाद में फायदा पहुँचाएँगे, ठीक है? इसको क्विड प्रो कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए हैं जिसमें कि कहा गया है कि सीबीआई और ईडी का रेड पड़ा जिस-जिस कंपनियों पे, वो सारे जो है कि कंपनी जो है कि जा करके इनको चंदा दिए हैं। ये सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग दिखाया जा रहा है, हमारे देश की स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग दिखाया जा रहा है। ये जो गेमिंग कंपनी के बारे में आप लोग बोल रहे थे, तो ये इसमें शक जाहिर किया जा रहा है, अभी तो कुछ उजागर हुआ नहीं है, 2-3 दिन में उजागर हो जाएगा शायद, कि तमिलनाडु के डीएमके पार्टी पर यह आरोप है कि वो गेमिंग कंपनी से, ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी से पैसे लेने के लिए उन्होंने कुछ रूल में ही बदलाव कर दिए थे। वो तमिलनाडु में विधानसभा में पास हुआ था ना वो बिल, जो कि आर.एन. रवि साहब ने रोका था और बहुत विवाद हुआ था। वो हो सकता है कि इसी का हो कुछ ऐसा मुद्दा जो कि वो बिल को पास करने से रोका गया, या क्या है कुछ किसी को पता नहीं है। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वेल नोन मेजर कंपनी है, वो कोई टॉप परचेजर में नहीं है। सबसे बड़ा इशू है इसमें। मोस्ट डोनर कंपनी जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, वो कोई शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो अननोन कंपनी है, कोई उसका कंपनी का नाम तक नहीं जानता है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या बेचती है, किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ पे तो इनकम टैक्स के मतलब कि इशू थे, वो कुछ कंपनी ऐसी थी जिन्होंने कि पहले इनकम टैक्स छुपाया वगैरह था, और इनकम टैक्स का रेट भी उसके यहाँ पड़ा हुआ, वो ओरिजिनल वाला रेट। वो बहुत सारी कंपनियां पैसा छुपाती भी है ना, अपने प्रॉफिट को कम दिखाती है टैक्स से बचाने के लिए। तो टैक्स चोरी करने वाली कुछ कंपनियों का नाम है जो क्वेश्चनेबल है, डाउटेबल कंपनीज है, वो लोग भी थे इसमें। उसके बाद जो है कि कुछ कंपनी, सेल कंपनी सिर्फ इस बात के लिए बनाई गई थी कि वो डोनेट करे फंड को, ठीक है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि बेनिफिट से ज्यादा चंदा दे दी हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब आमदनी हो नहीं और चंदा देते पूरे। दूसरा जो क्विड प्रो है, ये एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि आप हमको फायदा पहुंचाइए और हम आपको फायदा पहुंचाएंगे, ये है। उसके बाद सीबीआई और ईडी का रेड मार मार के कुछ कंपनियों से पैसे वसूले गए हैं, जो कि स्वतंत्र एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला सामने देखा गया है। और ये गेमिंग कंपनी वाला जो तमिलनाडु वाला आरोप चल रहा है, इसको आप लिख नहीं सकते, इस लाइन को आप लिख नहीं सकते, ऊपर वाले सबको लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या, ये तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुआ, उसका डाटा जारी हुआ, तब ये समस्याएं सामने, देश के सामने उभर के आई। अभी भी क्या ये समस्या का समाधान हो चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करने के बाद? नहीं। क्या पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आ गई है? बिल्कुल नहीं आई है। तो क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए। दूसरी बात कि हमारे देश के जनता का यह अधिकार है कि वो डोनर का नाम जाने ना, किसने किसको पैसा दिया है। मतलब अडानी साहब मोदी जी को पैसा देते हैं, अब मोदी जी उसको एयरपोर्ट बेच देते हैं। ये देश की संपत्ति का इस तरीके से बंटाधार नहीं हो सकता है, बंदरमाट थोड़ी चल रहा है। तो हमको पता चलना चाहिए ना कि डोनर कौन है, अमाउंट कितना दिया है, ये मतदाता का अधिकार है। उसके बाद फिर इस तरीके से जो डोनेशन चल रहा था, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था, ये क्या करता है? ये 2 चीजों को जनरेट करता है। मदर ऑफ करप्शन है ये, मदर ऑफ करप्शन। करप्शन का सबसे बड़ा जड़ यही है, करप्शन की शुरुआत यहीं से होती है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग वाला मुद्दा बंद हो जाए ना, तो ये करप्शन का बहुत बड़ा जड़ है, सबसे मोटा जड़, जिसको रूट बोलते हैं ना एकदम, वो क्या कहते हैं, मेन रूट वही है। दूसरा है कि इस तरीके से अगर चलते रहेगा तो याराना पूंजीवाद एक शब्द होता है, जिसको कि अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, हिंदी में उसको बोला जाता है याराना पूंजीवाद। ये याराना पूंजीवाद को जन्म देता है। याराना पूंजीवाद मतलब कि वही मोदी जी का दोस्त अडानी साहब। तो क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब होता है कि 60 गांठ की बात, कि मोदी जी जीतेंगे, अडानी साहब उसको जीतने में मदद करेंगे। फिर जो है कि जब मोदी जी जीत जाएंगे तो उसके लिए ऐसा ऐसा अडानी साहब के लिए नियम बनाएंगे कि एयरपोर्ट खरीदने के नियम में ही परिवर्तन किया गया है। ये असली में हुआ है, एयरपोर्ट के खरीदने के नियम में ही परिवर्तन कर दिया गया था। पहले था कि इतने साल का एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिर्फ वही कंपनी जो है कि एयरपोर्ट के बिडिंग में बोली लगा सकेगी। मोदी अडानी साहब को एयरपोर्ट खरीदने का मन हो गया, मोदी जी ने उस नियम में इतना छूट दे दिया कि 5 साल या 2 साल लिख दिया कि अगर किन्होंने एयरपोर्ट चला लिया है तो वो भी आ सकते हैं। पहले 10 या 20 साल था कि इतना साल तक किन्होंने एयरपोर्ट चलाया तभी वो इसमें जो है कि बोली लगा सकते हैं। तो वही है, क्रोनी कैपिटलिज्म होगा, याराना पूंजीवाद, तुम मेरे दोस्त हम तुम्हारे दोस्त, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्रूशियल इशू है, गुड गवर्नेंस के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी। इस तरीके से तो आप हमको चंदा देते जाइएगा, हम आपके लिए रूल बनाते जाएंगे, आपके फेवर का रूल बनाएंगे।
डेमोक्रेसी का सत्यानाश, देश का सत्यानाश कर देंगे, गवर्नेंस का सत्यानाश हो जाएगा। वो तो ये जो है कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो इस समस्या का समाधान क्या है वो देखते हैं। वे फॉरवर्ड, पहला है जो है कि स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये क्या है कि स्टेट ही, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने फंड से, जो मतलब कि सरकार का टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है कि जमा होता है, वहां से पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे और सारे के सारे ये कॉर्पोरेट डोनेशन और प्राइवेट डोनेशन को बंद करवा दे कि आप किसी से पैसा मत लीजिएगा, आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने में जो वाजिब खर्च होगा वो सरकार देगी। किस बेसिस पे देगी? बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। किसको कितना पैसा मिलेगा ये तय कैसे हो? जिसके मान लीजिए कि पर वोट के हिसाब से 100 रुपए दे दीजिए कि बीजेपी को जो है कि 100 वोट आए तो उसको 100 रुपया पर वोट करके दे दीजिए, या 1000 वोट आए तो पर वोट 100 रुपया करके दे दिए, तो यानी कि बीजेपी पार्टी को 1 लाख रुपए मिल गए, बात खत्म है। अगला चुनाव लड़ लीजिएगा, इससे पार्टी को पैसा दे दिया गया है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट डोनेशन यानी कि जो कंपनियां चंदा देती हैं उसको बंद करवा दिया जाए। और दूसरा जो है कि जो प्राइवेट प्लेयर लोग भी अपने से भी स्वेच्छा से चंदा देते हैं उसको पूरी तरीके से बैन करवा दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंडिंग हो, मतलब कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार खुद के टैक्स पेयर के पैसा उसको दे। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट होता है उसको ठीक तरीके से ऑडिट करवाया जाए, और वो भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के द्वारा, कैग के तरीके की बड़ी संस्था से जो है कि उसको ऑडिट करवाया जाए। तो इसमें जो है कि ये वाला हमको जो है ना उतना सूट नहीं कर रहा है, हमको नीचे वाला अच्छा लग रहा है सजेशन, ठीक है। फिर भी सजेशन लिखने हैं तो लिखना ही पड़ेगा, 1 2 3 सजेशन लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक। इसमें मुद्दा क्या है कि इसमें हो क्या जाएगा, इसमें इसका कुछ निगेटिव भी है इस सजेशन का, कि पब्लिक बियर द कॉस्ट, मतलब कि टैक्स पेयर का पैसा है, आप जो है कि दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, नेताजी सब लोग को जो है कि टैक्स पेयर का पैसा मिल रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। दूसरा इसमें होगा क्या कि नॉन सीरियस कैंडिडेट बहुत सारे हो जाएंगे कि हम भी जा करके नामांकन करवा लेंगे, यार कुछ वोट मिला तो हमको भी मिल जाएगा कुछ पैसा, तो ये इसके कुछ कॉन्स हैं। दूसरा है कि नेशनल इलेक्शन फंड ही बन जाए, ये बहुत अच्छा लगा था हमको पर्सनली। क्या है कि कॉर्पोरेट और प्राइवेट एंटिटीज, मतलब कि जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं और जो प्राइवेट लोग अपने से पैसा चंदा में देते हैं, वो उसके लिए एक डोनेशन फंड बन जाए, डोनेशन और सेंट्रल इलेक्शन फंड बने और उसमें सीधा डोनेशन करें। डोनेशन करे तो उसको क्या होना चाहिए, उनको इनकम टैक्स में जो है कि उतने जितना पैसा उन्होंने डोनेट किया है उसके हिसाब से कुछ छूट मिल जाए। कंपनी को टैक्स लगता है ना, जो निगम कर होता है ना, कॉर्पोरेशन टैक्स, पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, हम ही तो बजट में पढ़ाए थे अभी, उसमें उसको छूट मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है कि इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा, ये नेशनल इलेक्शन फंड को बना देने से, सेंट्रल फंड अगर बन जाएगा, एक केंद्रीय फंड बनेगा, उसमें सारे देश के कंपनियां जो है कि जिसको चंदा देने का मन है वो चंदा जमा करेंगे। चंदा जमा करने के एवज में उसको जो है कि कुछ टैक्स में छूट भी मिल जाएगा, जिससे उसका मोटिवेशन बना रहेगा चंदा देने में। उससे होगा कि कॉर्पोरेट हरासमेंट एक शब्द होता है, जिसमें कि मान लीजिए अभी कांग्रेस की सरकार आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2024 के इलेक्शन में अडानी साहब का क्या हरासमेंट होगा, आप समझ रहे हैं ना, क्या होगा अडानी साहब का। तो वही है कॉर्पोरेट हरासमेंट, जो उसको हरास किया जाता है, जो उसको तंग किया जाता है, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि आप मोदी जी को पैसा दे रहे हो, आप मोदी जी जीतेंगे, अचानक से कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो आपने पैसा तो दिया था मोदी जी को, उनको पता है, और आप मतलब कि जैसे रामदेव बाबा, वो खुल के मोदी जी के समर्थन में बोलते रहते थे। अब मान लो कि कांग्रेस की सरकार आ जाए तो राहुल गांधी उसका क्या हाल करेंगे, इतना बोलना नहीं चाहिए, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है कि नेशनल इलेक्शन फंड में अगर बनेगा तो ये कहाँ किसी, इस नेशनल इलेक्शन फंड को समझिए कि कॉर्पोरेट हरासमेंट रुकेगा कैसे, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ये पैसा ना कांग्रेस को दे रहा ना बीजेपी को दे रहा है, ये पैसा जमा हो रहा है कहाँ पे, केंद्र सरकार के फंड में जाकर के जमा हो रहा है। केंद्र सरकार का फंड फिर बटेगा, कुछ पैसा बीजेपी को मिलेगा, कुछ पैसा कांग्रेस को मिलेगा, ठीक है। दिस इज द नेशनल इलेक्शन फंड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि इसका प्रैक्टिबिलिटी कितना है, कंक्लूजन क्या है वो देख लेते हैं। ये हो सकता है क्योंकि 180 में से 170, ये थोड़ा सा डाटा में मिसमैच है यहाँ पे, 170 या कुछ देश है जो है कि स्टेट फंड पे ऐसे इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन वोट ऐसा किया जाता है। यूरोप के जो है कि 186% देश ऐसा ही करते हैं, वो नेशनल फंड बना लिए हैं और वहीं से उसको पैसा जाता है, स्टेट वो नेशनल फंड से पैसा मिलता है। अफ्रीका के 71% देश ऐसे हैं
जहाँ की उसको जो है कि स्टेट स्पॉन्सर पैसा मिलता है, यानी टैक्स पेयर का पैसा और नेशनल फंड का पैसा मिलता है उनको। अमेरिका में भी जो है कि अमेरिका महाद्वीप में 63% ऐसे देश हैं, एशिया में भी 58% ऐसे देश हैं जिसको कि वो टैक्स पेयर का ही पैसा मिलता है, ये नेशनल फंड बना हुआ है उससे पैसा मिलता है, वहाँ डोनेशन वगैरह नहीं चलता है। इतने देश में जब हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो अच्छा है, लेकिन ये मुद्दा को पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाया है अभी भी। ठीक है, हमको अल्टरनेटिव ढूंढने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के जो अल्टरनेटिव होते हैं इस तरीके के, उसको ढूंढने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 मुद्दे को डिस्कस कर लिया।